कल की क्लास कल की क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम विच वन हैज़ फ्रीडम टू चूज। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे जिसमें से हम जितने को चूज कर सकते हैं वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसका बेसिक मतलब ये है कि मान लो मेरे पास 10 वेरिएबल है, किसी एक को फिक्स करना होगा, यानी 9 को मैं चूज कर सकता हूँ। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 9 तक हो जाएगा। मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल, मान लो सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो 2 आउटकम है, हेड और टेल, है ना। तो हेड और टेल में से किसी एक को मैं चूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? एक। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? एक। बट वही मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? तो मैंने एक डाइस को रोल किया, मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे बताओ? 6 ऑप्शंस होंगे। तो 6 में से मैं कितने को चूज कर सकता हूँ? किसी 5 को मैं चूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5। ठीक है। यह हमेशा n-1 के इक्वल होता है। चलिए, इसके बाद से हमने आगे बात की थी कि हम कौन कौन से टेस्ट का कब, किस टेस्ट का नाम क्या है और कौन सा टेस्ट क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। ठीक है। सो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जेट टेस्ट का। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? जेट टेस्ट की बात करेंगे, फिर टी टेस्ट की बात करेंगे, फिर हम वहां से फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो जेट टेस्ट का इस्तेमाल कब होता है? क्वेश्चन ये आता है कि जेट टेस्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं किससे? जेट टेस्ट से। तो जेट टेस्ट आखिर होता क्या है, इसकी शुरुआत कब करते हैं? ठीक है। कब ऐसा होगा जेट का इस्तेमाल करेंगे, कब टी का इस्तेमाल करेंगे? तो हमने कल बताया था आपको कि अगर हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो जेट टेस्ट का इस्तेमाल होता है। अगर हमारा सैंपल साइज 30 या 30 से कम है तो टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला दोनों के लगभग सेम होते हैं, केवल छोटी सी वैल्यू में डिफरेंस आता है। अगर हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड जो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व मतलब कैलकुलेटेड, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसकी स्टडी करनी है तो काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। और सैंपल वेरिएंसेस के बीच की स्टडी करनी होती है, उसके बीच के डिस्क्रिपेंसीज की स्टडी करनी होती है तो एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि जेट टेस्ट का इस्तेमाल तब होता है व्हेन वी वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैंपल्स। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैंपल्स। तो जब भी हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा है और हमें उसके टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जेट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जेट टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए देखो, मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ कि केवल पेपर 1 में काम ना आए बल्कि पेपर 2 में भी काम आए आपके। और अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है या पीएचडी कोई पर्सन कर रहा है और वहाँ पे भी उसे कोर्स वर्क में इसके बारे में जानना है, या कोई पर्सन जो है वह पीजी कर रहा है जहाँ उसे टेस्ट के बारे में, इन टेस्ट के बारे में स्टडी करनी है, तो उनके भी काम आ जाए। तो आखिर हम इसका यूज़ कब करेंगे? तो इसके लिए बहुत बेसिक चीज़ है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन, कि हमारा जो मीन गिवन है वह मीन सही है या गलत है, इसको टेस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम H0 एंड H1 को सेट करते हैं। किसे सेट करते हैं? H0 एंड H1 को। ठीक है। और कैसे करेंगे? सो इफ H0 इक्वल्स टू म्यू देन H1 इज नॉट इक्वल्स टू म्यू, यानी वो मीन के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है। और लेकिन यह कब काम करेगा? जब टू टेल टेस्ट होगा, यानी जब हमारे पास
पॉसिबल वैल्यूज ये होगी कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो हमारा गिवन वैल्यू है, हमारा मीन उससे कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है। लेकिन वही अगर हम एच नॉट को, इन नल हाइपोथेसिस को म्यू लेते हैं और एच वन हमारा जो होता है वह म्यू से कम आता है, तब यह क्या होगा, हमारा लेफ्ट टिल्ट टेस्ट होगा। अगर हम एच नॉट को म्यू लेते हैं और एच वन हमारा म्यू से बड़ा है, तब क्या होगा, हमारा राइट टिल्ट टेस्ट होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सेट करते हैं कि हमारा एच नॉट क्या है, यानी हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है एक सिंगल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है चीज। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा सैंपल साइज 30 से अधिक है या नहीं है, और क्या पॉपुलेशन एसडी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है चीज। इसके बाद सबसे अगला जो काम करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट कर, चूंकि मीन के ऊपर बेस्ड है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट करते हैं। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है, एस सी एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, जहाँ सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन एसडी है, और एन क्या है, सैंपल साइज है। अगर आपके पास पॉपुलेशन एसडी नहीं पता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, उस कंडीशन में आप सैंपल एसडी के बेसिस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एस अपॉन अंडर रूट एन, वेयर एस इज द सैंपल एसडी। एस क्या है, हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली जो चीज हमारे पास आती है वह आती है, अगला चौथा जो स्टेप आता है वह क्या आता है, कैलकुलेट द जेड स्कोर by using z equals to x bar minus mu अपॉन एस सी। सो एक्स बार क्या है, हमारा सैंपल मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, और एस सी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं कि जो z की वैल्यू है, अगला स्टेप जो होता है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ z एट ए गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो हमारा 5% या 1% का हो सकता, जो कितना हो सकता है, 5% और 1% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या हमारी वैल्यू होती है, उसे हम कंपेयर करते हैं। जेड की वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट की, फिर उसे हम टेबल्ड वैल्यू से, यानी कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद टेबल्ड वैल्यू। क्लियर, क्या कंपेयर करना है, कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द टेबल्ड वैल्यू। टेबल्ड वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, चलिए दिखाता हूं आपको, जो हमने अभी कल की क्लास में किया था, हम इस वाली वैल्यू से कंपेयर करते हैं। क्लियर है, श्योर है, श्योर है कि इस वाली वैल्यू से हमसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें, जब आप कंपेयर करोगे, सो इफ द computed value is bigger than tabled value, then h naught will be rejected and h1 will be accepted। सो अगर कंप्यूटेड वैल्यू जो है, यानी इस फॉर्मूला से हमने जो वैल्यू कंप्यूट की, कैलकुलेट किया,
उसकी वैल्यू अगर टेबल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसकी वैल्यू हमारे टेबल्ड वैल्यू से कम है तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। इट इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, श्योर है? तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंपनी एक्स वाई जेड, या एबीसी कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जेड का इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं। कंपनी एक्स एबीसी क्लेम्स दैट द लेंथ ऑफ राइटिंग फ्रॉम रिफिल is 2000 meters with a standard deviation of 30 meter. A random sample of, random समझते हो ना? A random sample of 25 showed that average life of 1940 meter with a SD of with a SD of 25 meter at 5% level of significance. Can we conclude that the claim of company is correct? अब यहां इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात है। मजेदार बात क्या है कि मैंने ये कहा था कि हम जेड टेस्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो सैंपल साइज केवल 25 है। सैंपल साइज कितने हैं आप ध्यान से देखो एक बार, सैंपल साइज कितना है, 25 है। तो फिर यहाँ पे जेड टेस्ट का इस्तेमाल कैसे होगा? थिंक अबाउट इट गाइस, थिंक फॉर ए मिनट, देन आई विल डिस्कस अबाउट इट, जस्ट ए मिनट।
सो गाइस बताइए, जब सैंपल साइज 30 है, 30 से कम है, तो यहाँ टी टेस्ट होना चाहिए। सो हम यहाँ कौन सा टेस्ट यूज करें, पहली बात तो यही आती है। तो अगर आपको याद हो, जेड टेस्ट के लिए मैंने एक दो चीजें कही थी कि जेड टेस्ट कब लागू होता है, जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, और दूसरा केस क्या होता है, जब हमारे पास पॉपुलेशन एसडी नोन हो। इस केस में देखो, हमारे पास पॉपुलेशन पॉपुलेशन एसडी भी पता है और सैंपल एसडी भी पता है। ठीक है, क्लियर ये चीज? क्या पता है, हमारे पास पॉपुलेशन एसडी भी पता है और सैंपल एसडी भी पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर पॉपुलेशन एसडी का इस्तेमाल करें तो हम आसानी से यहाँ जेड टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे जेड स्कोर। सो जेड स्कोर का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है? जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला है हमारा। श्योर है? सो अब इस केस में हम सबसे पहले, अच्छा अब लेकिन इसके पहले हमें एच नॉट, तो आपको पता है जो भी कंपनी का क्लेम होता है हमारा एच नॉट होता है। एच नॉट क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू 2000 आवर्स या 2000 मीटर्स। अब हमारा एच वन क्या होगा? अब बात यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा कि जो एच वन है वह वह हमारा, अगर 2000 मीटर से ज्यादा चल रहा है पेन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम चल रहा है तब दिक्कत है। सो म्यू इज लेस देन 2000 मीटर्स। ठीक है, तो चलिए अब फिर अगर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10। सो दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 25, क्योंकि सैंपल कितने हैं? 25, और सिग्मा यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 30। सो 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारा जेड स्कोर कितना हो जाएगा? सो हमारा जेड स्कोर जो होगा वह हो जाएगा 1940, सैंपल मीन गिवन है, -2000 डिवाइडेड बाय 6। सो दैट इज इक्वल टू -10। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो गया? 10। अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा टेबल्ड वैल्यू होता है जेड का उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो जेड की टेबल्ड वैल्यू क्या होती है? 5% पे 1.96 होती है, और 1% पे क्या होती है? 2.58। टू टेल्ड में वन टेल्ड लेंगे तो 5% पे प्लस पॉइंट 1.6 या माइनस पॉइंट 1.6 होती है, और 1% पे क्या होती है? 2.33। तो यह जो वैल्यू है, जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, वह वैल्यू टेबल्ड वैल्यू से ज्यादा है ना? सिंस calculated value is more than tabled value, so mode of calculated value is more than the tabled value, so h naught is rejected। h naught हमारा क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? श्योर है? कोई डाउट नहीं है? तो आप इस तरह से इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। हम ये तरीका अप्लाई करके जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसे कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं? जो टेबल्ड वैल्यू उसके साथ कंपेयर करते हैं, और फिर अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल्ड वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट होगा, ज़्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज़? श्योर है? चलिए इससे आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो आपको एक क्वेश्चन और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, तो आप वहाँ मीन फाइंड करके कर लो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और फार्मा कंपनी, या क्वेश्चन मैं एस चांद की बुक से ले रहा हूं। A pharma company says that the efficacy of, or the effect of, a certain sedative is 13 hours with a known SD of, standard deviation of, 2 hours from a sample of 16 patients. It was found that the sample mean was 12 hours। ठीक है। At 1% level of significance, what can be said about the claim? यानी उसका क्लेम सही है गलत है, हम क्या कह सकते हैं? तो बहुत आसान चीज है। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, इसको भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं ना। सो द क्वेश्चन इज, अ फार्मा कंपनी सेज दैट द इफेक्ट ऑफ ए सर्टेन सेडेटिव इज 13 आवर्स। The pharma company says that the effect of a certain sedative is 13 hours with a known SD of standard deviation of 2 hours. From a sample of 16 patients, it was found that the sample mean was 12 hours. At 1% level of significance, what can be said about the claim? इस क्लेम के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो अगेन सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे अपना नल हाइपोथेसिस। सो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? The null hypothesis is mu equals to 13 hours। अब ध्यान रखना, एक है एक सिडेटिव है। यहां कंपनी किस चीज की बात कर रही है? एक सिडेटिव की बात कर रही है। तो सिडेटिव के साथ इशू ये होता है कि अगर उसका असर ज्यादा लंबे समय तक रहा तब भी हार्मफुल होता है, कम लंबे समय तक रहा तब भी हार्मफुल होता है। बात क्लियर है? मान लो किसी पर्सन का ऑपरेशन करना है, उसे एक सिडेटिव दिया गया जो उसे ऑपरेशन के दौरान किसी पेन को फील नहीं होने देगा। अगर उस सिडेटिव का असर कम समय के लिए है तो क्या होगा? ऑपरेशन के दौरान उस व्यक्ति की नींद खुल सकती है और उस कंडीशन में उस व्यक्ति को बहुत दर्द फील होगा। और अगर ज्यादा लंबे समय तक वो व्यक्ति जो है अगर सिडेटिव के असर में रहेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी दोनों चीजें हार्मफुल है, कम हो रहा है तब भी हार्मफुल है, ज्यादा हो रहा है तब भी हार्मफुल है। तो जब कम और ज्यादा दोनों केस में हार्मफुल होगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हमें टू टेल टेस्ट यूज करना होगा। कौन सा टेस्ट यूज करना होगा? टू टेल टेस्ट यूज करना होगा। और जब भी हमें टू टेल टेस्ट यूज करना होता है तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वह क्या कहता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू द गिवन वैल्यू। क्लियर है? अब यहां अगेन सैंपल केवल 16 का है। सो एज पर द बेसिक कंसेप्ट, if the sample size is less than or equal to 30, we have to use the t test। लेकिन बात यह है कि यहाँ सैंपल साइज तो 16 दिया है, लेकिन यहाँ देखो कि आपको पॉपुलेशन का एसडी दिया हुआ है। तो अगर पॉपुलेशन का एसडी दिया है, सैंपल साइज कुछ भी हो, हमें क्या यूज करना है? जेड टेस्ट यूज करना है। क्लियर? So if the population SD is given and you want to find the difference in the means, so in that case, whatever the sample size is, there is no issue of that. You have to use
द जेड टेस्ट। सो अब हम जानते हैं जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। सो अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। सो स्टैंडर्ड, अब देखो एग्जाम में आप अलग अलग मत करना, आप एक ही साथ फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन एस डी डिवाइड बाई अंडर रूट एन, एन इज द सैंपल साइज। सो पॉपुलेशन एस डी इज 2 and under root n is under root 16, so that is equal to 2 by 4, so that is equal to 1 by 2। सो अब x बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, सैंपल मीन क्या है 12। सो 12 और पॉपुलेशन मीन क्या है, कंपनी का क्लेम क्या है 13 डिवाइडेड बाय कितना आएगा हमारे पास 1 by 2। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। इसमें कोई डाउट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू -2, नॉट 2 बट -2। ठीक है। अब 1% पर 1 पर तो अगर हम जेड का मॉडुलस फाइंड आउट कर लें तो हमें मिल जाएगा 2, पता है आपको। सो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जेड स्कोर की वैल्यू क्या होती है टू टेल टेस्ट में, आइए देखते हैं। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टू टेल टेस्ट में जेड की वैल्यू क्या होती है 2.58 होती है ना। तो टेबल्ड वैल्यू हमारे पास 2.58 है, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 2 है। So here the calculated Z is less than table Z. So H0 is accepted, क्योंकि रूल यही कहता है ना कि अगर हमारा कैलकुलेटेड जेड स्कोर टेबल जेड स्कोर से कम होगा तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को यानी यानी क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो क्या होगा ना, अगली चीज जो हमारे पास आती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट the difference between means of two samples, difference between the means of two samples। ठीक है। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है दैट इज जेड एस, इसका जेड स्कोर अगेन क्या होगा, देखो जेड की टेबल वैल्यू वही रहेगी, कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होगा, दो मीन्स है। सो x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बिटवीन द टू मीन्स। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है वह पिछले वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग होता है, और यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस बिटवीन द मीन्स इज अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। सिग्मा स्क्वायर क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 क्या है पहला सैंपल साइज, n2 क्या है दूसरा सैंपल साइज। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो कि दोनों सैंपल दो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हों, तो अगर दो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए होंगे तो दोनों पॉपुलेशन का एसडी अलग अलग होगा। सो उस कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2। क्लियर। मान लो कि हमारे पास पॉपुलेशन मीन गिवन नहीं है, पॉपुलेशन साइज बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन मीन गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सैंपल मीन का इस्तेमाल, सॉरी सैंपल एस डी, पॉपुलेशन एस डी गिवन नहीं है, पॉपुलेशन मीन गिवन नहीं है, और हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा है, दोनों दोनों सैंपल साइज 30 से बड़े हैं, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंपल एस डी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्लियर है? सो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉपुलेशन एसडी को सैंपल एसडी से रिप्लेस करना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? यह कब यूज होगा? व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉट नोन, यानी जब हमारे दो डिफरेंट पॉपुलेशन के पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता हो तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि एक क्लास में दो ग्रुप हैं, ए और बी, दोनों ग्रुप का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन हो और दोनों ग्रुप का सैंपल साइज आपको गिवन हो, फिर आपसे कहा जाए कि अब आप इसका बताइए कि इन दोनों ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो यहां पे अगेन हम जेड स्कोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। सर क्वेश्चन पे सैंपल साइज का वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। बिल्कुल, हर क्वेश्चन में सैंपल साइज का वैल्यू गिवन होगा। जैसे प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में सैंपल साइज कितना था, 16% का था, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सैंपल साइज 25 का था। लेकिन एक बहुत मेजर इशू है जो उसके पहले मैंने आपको बताया था कि जेड टेस्ट का एप्लीकेशन तब होता है जब सैंपल साइज 30 से बड़ा हो और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन का एसडी गिवन है। अगर सैंपल साइज 30 से कम भी होता है लेकिन अगर पॉपुलेशन एसडी गिवन है तब भी जेड टेस्ट यूज होगा, टी टेस्ट यूज नहीं होगा। सो वेन एवर द पॉपुलेशन एसडी इज गिवन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, यू हैव टू यूज द जेड टेस्ट टू फाइंड द डिस्क्रिपेंसी इन द मीन्स। मीन्स के अंदर के डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए आप जेड टेस्ट का इस्तेमाल करोगे। इवन इफ द सैंपल साइज इज लेस देन 30, द ओनली कंडीशन इज दैट द पॉपुलेशन एसडी मस्ट बी गिवन। ठीक है? चलिए, सो यस सर। एक क्वेश्चन लेते हैं। अ, एक क्लास में एक टेस्ट हुआ। टेस्ट रिजल्ट हमें क्या मिलता है, क्लास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है? तो टेस्ट रिजल्ट है हमारे पास दिया हुआ है, चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है हमारे पास, एसडी दिया हुआ है और उनकी संख्या कितने लोग हैं यह दिया हुआ है। सो क्लास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। ए का मीन जो है 61 है, बी का 60 है। ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, बी का 4 है। पहले में कुल मिला के 64 लोग हैं, दूसरे में कुल मिला के 100 लोग हैं। सो कैन वी कंक्लूड that there is no significant difference? अगर no significant difference है इसका मतलब क्या है कि हमारा null hypothesis जो है वही करेक्ट होगा। there is no significant difference between the two groups। सो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ सैंपल साइज कितना है, 30 से बड़ा है। एक में 64 है, दूसरे में 100 है। सो 30 से बड़ा हो गया ना। तो जो ये 30 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर कोई भी चीज 30 से बड़ी हो जाएगी तो क्या हम होगा, लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं सर, स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन हम टेस्ट कौन सा यूज करेंगे, जेड टेस्ट। इस तरह क्वेश्चंस में हम किसका सर इस्तेमाल जेड करें? टेस्ट। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो जेड टेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सो चलिए लिखते हैं। जेड टेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो जेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 बार
माइनस एक्स टू बार डिवाइडेड बाई एस सी, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार। सो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन्स फाइंड आउट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब हमारे पास दो अलग अलग सैंपल हैं और दोनों का अलग अलग एसटीडी गिवन है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइड बाई एन टू। सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर कितना है, पहले का सिग्मा कितना है, सो टू स्क्वायर, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 64। और दूसरे का क्या होगा? 16 डिवाइड बाई 100, यही होगा ना? 4 स्क्वायर इज 16, सो 16 डिवाइड बाई 100, देखो सेकेंड का 4 है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.0625 प्लस 0.16। So that will be almost equal to 0.4717। एक मिनट रुको। हम्म, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है। सो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4717। अब हम यहाँ अगर जेड स्कोर को कैलकुलेट करें तो जेड स्कोर क्या होगा? पहले का मीन कितना है? 61, दूसरे कितना है? 60, और एससी कितना आया? 0.47। So it is almost 1 divided by 0.47. So that is almost equal to 2.1। ठीक है। अब बात ये आती है कि 5% के लेवल पे, चलो 5% लेवल पे हमारे पास, 1% पे तो 2.58 है या 2.33 है, लेकिन 5% पे क्या है? 1.96 है या 1.645 है। सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? आइए देखते हैं। सो modulus z will be equal to 2.12, which is less than normal table jet at 1%, but is more than table jet, but is more than the table value at 5%। सो 1% पे क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, और 5% पे क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? 5% पे क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। 1% पे क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? बताइए। नहीं सर, सर एक चीज समझ में नहीं आया सर, हाँ, 16/100 कैसे हुआ सर? सिग्मा टू द सिग्मा पावर टू, 2/n। सिग्मा टू स्क्वायर है ना, तो सिग्मा टू हमारा 4 है, जी देखो। सर। सिग्मा टू हमारा क्या, ये क्या है हमारा एसडी, क्या होता है एसडी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा टू हमारा 4 है, तो 4 स्क्वायर इज, अच्छा सर, 16 स्क्वायर हो गया सर उस। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और नीचे एन की वैल्यू कितनी है? 100, सैंपल साइज हमारा 100 है, 100 आ गया। देखो यहाँ पे सेकेंड सैंपल का जो साइज है वो कितना है? 100 है ना। जी सर, यस सर, टू अब फोर क्लियर है? 6400। अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है, यस सर। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें एट्रीब्यूट्स का सिग्निफिकेंस फाइंड करना होता है। किसका फाइंड करना होता है? एट्रीब्यूट्स का सिग्निफिकेंस फाइंड करना होता है। ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स का सिग्निफिकेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बताओ? सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सर एट्रीब्यूट्स यानी कि कोई ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स सर।
ठीक है। तो एट्रीब्यूट के साथ क्या होता है कि एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, एब्सेंट है तो दिक्कत है, या कई केस में प्रेजेंट है तो ठीक नहीं है, एब्सेंट है तो ठीक है। तो डिपेंड करता है एट्रीब्यूट के ऊपर। तो चलिए कुछ एट्रीब्यूट को लेते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होगा, या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंस होगा, एब्सेंट होगा। तो पहला एट्रीब्यूट हम लेते हैं लिटरेसी। तो लिटरेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस और एब्सेंस। लिटरेसी में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस। सर बताओ। प्रेजेंट। प्रेजेंस। तो इसको उनको हम क्या कहेंगे, लिटरेट। जी और सर, जब लिटरेट। एब्सेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे, इलिटरेट। सर इलिटरेट। यस सर। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड। और और अगर अनएम्प्लॉयमेंट सर। अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो एम्प्लॉयड है तो ठीक है, अनएम्प्लॉयड है तो दिक्कत है। मैरिज। मैरिज में क्या होगा, या तो मैरिड या फिर अनमैरिड। अनमैरिड। ठीक है, क्लियर चीज। वैसे ही अगर मैरिज ना होके बैचलर होता तब क्या होता, तो या तो बैचलर या फिर स्पिंस्टर, फीमेल के लिए हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो अगला स्मोकिंग के लिए क्या होगा, स्मोकिंग के लिए क्या होगा, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। नॉन। ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है सर, एक मिनट एक मिनट गाइस। क्वालिटी के लिए क्या होगा, गुड और बैड। सर प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। हाँ वो भी हो सकता है, दोनों चीजें आ सकती हैं। ठीक है। ड्रिंकर के लिए क्या होगा, या ड्रिंक्स, ड्रिंकर्स नहीं, ड्रिंक्स को लेके चलते हैं, ड्रिंक्स ड्रिंकर नहीं, ड्रिंक्स को लेके चलते हैं। तो ड्रिंक्स क्या हो सकते हैं, हॉट या कोल्ड। यस सर। बेवरेजेस क्या हो सकते हैं, हॉट या कोल्ड हो सकते हैं। सो जब भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, सो एट्रीब्यूट में हम बेसिक प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो जो बाइनोमियल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें हम एक खास चीज, खास सिंबल यूज करते हैं, पी। पी क्या रिप्रेजेंट करता है, चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है। सो यहां पर पी जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस, एंड क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंस। ठीक है, क्लियर। तो प्रेजेंस कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ प्रेजेंस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल। और एब्सेंस कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ एब्सेंस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल।
यही होता है ना। और हमेशा ध्यान रखिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि p प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। probability of r successes is equal to NCR p power r q power n minus r। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला है। तो यहां पर r इज ऑलवेज लेस देन n एंड p प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, सो q विल बी इक्वल टू 1 माइनस p। क्लियर है चीज। अब यहां पर आपको देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में किसके प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और किसके एब्सेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। किसके प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और किसके एब्सेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आपको यहां पे यह देखना होगा। ठीक है ना। क्लियर। मुझे लगता है कि यहां से आगे हम लोग कल करते हैं। ठीक है। Okay, sir. So, ओके। 9:40 will be the timing, sir. हाँ देखो, 9:40 के आसपास मैं ट्राई करता हूँ क्लास एक्टिवेट करने, स्टार्ट करने। 9:30 के आसपास बेसिकली मैं ट्राई शुरू करता हूँ। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, ड्यू टू सम प्रॉब्लम विद द लैपटॉप। ठीक है, उसके स्टार्ट होने Okay, में sir. 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। स्टार्टिंग में ठीक है, 9:30 sir. पे स्टार्ट, मतलब जूम का लॉगिन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो Okay, sir. स्लो रहता है, काफ़ी स्लो चलता है कई बार, इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है। ठीक है सर, तो सर नाइन कुछ फोर्टी डाउट्स था तो आप आपसे मैं बाद में उसको पूछ हाँ, लूंगी सर, बाद प्रीवियस। बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।